हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। मैं संजय कुमार झा स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल पे। इसके पिछले वीडियो सीरीज़ में मैंने आपको बताया था बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, चाहे वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को हम लोग। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, हम लोगों ने जो प्रोसेस पढ़ा, चाहे वो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी था, चाहे वो पीसीआर था, आखिर ये सारे चीज़ों का एप्लीकेशन क्या है? आखिर हमने ऐसा क्यों किया था कि एक डीएनए में मैनिपुलेशन किया था, हमने जीन में मैनिपुलेशन किया था? आखिर हमने ऐसा क्यों किया? तो पर्पस क्या था हमारा? एक्चुअली में बायोटेक्नोलॉजी का जो बहुत वास्ट फील्ड माना जाता है ये अपने आप में, बायो के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देखिए, इसका यूज़ होता है किस पर्पस के लिए? तो थेरेपेटिक पर्पस के लिए होता है। थेरेपेटिक पर्पस आप समझ रहे होंगे, मतलब कहीं ना कहीं इसका यूज़ किया जाता है मेडिकल सेक्टर में। डायग्नोसिस, बहुत सारे बीमारी का पता लगाने में यूज़ किया जाता है। जैसे आप पढ़िएगा एलिसा, है ना? तो एलिसा एक बहुत ही अच्छा टेस्ट माना जाता है, जो कि बहुत सारे टाइप के डिजीज़ के लिए, जैसे कैंसर हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, इवन एड्स हो गया, ये सारी चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है एलिसा का। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। एग्रीकल्चर फील्ड में इसका यूज़ है। देखिए, फूड का प्रोसेसिंग किया जाता है इससे, बायो रिमेडिएशन भी किया जाता है इससे, वेस्ट ट्रीटमेंट में इसका यूज़ है ना, और एनर्जी प्रोडक्शन में, है ना। तो ये सारे अलग अलग फील्ड हैं जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी को अप्लाइड कर सकते हैं और ह्यूमन वेलफेयर के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, एक एक करके हम लोग ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। अब देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक मैंने आपको बताया है वो बताया है क्रिटिकल रिसर्च एरिया। आखिर रिसर्च एरिया जो बायोटेक का है वो क्या है? देखिए, रिसर्च एरिया को हम लोगों ने तीन अलग अलग फील्ड में बांट लिया है। पहला क्या है? प्रोवाइडिंग बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली माइक्रोब्स और एंजाइम, है ना। हम लोग किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए या चाहे वो इंडस्ट्रियल स्केल के प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं? तो हम लोग ऑर्गेनिज्म का इम्प्रूवमेंट करते हैं और उसके द्वारा इवन एंजाइम्स का भी प्रोडक्शन करते हैं, जो एज ए कैटलिस्ट के रूप में वेरियस टाइप के प्रोडक्ट को बनाने में हमको यूजेस में आता है। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे होंगे क्या है? प्रोवाइडिंग ऑप्टिमल कंडीशन, है ना। एक्चुअली में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू वो ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से हम लोग इसके प्रोडक्ट को ऑब्टेंड करें। मैंने बताया था ना कि टूल्स और टेक्निक्स भी हम लोग डेवलप करते हैं इसमें, तो उसके लिए इसका यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट मैंने देखो आपको लास्ट में बताया था प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस में कि हम लोग डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं, है ना। मतलब क्लिनिकल लेवल पे उसका टेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर उसको हम लोग प्योरीफाइड करते हैं, उसको प्रिजर्व करते हैं, प्रिजर्वेशन के लिए उसमें कुछ काम करते हैं। तो ये सारे चीज़ों को करने के बाद हम लोग उसको बाज़ार में लॉन्च कर देते हैं फॉर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो थ्री बेसिक क्रिटिकल रिसर्च एरिया है इसका। पहला मैंने क्या बताया आपको कि एज ए बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करना इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोब्स और एंजाइम। दूसरा क्या हो गया? वो ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करना जिसकी वजह से हमको इसका प्रोडक्ट ऑब्टेंड हो। और तीसरा क्या हुआ? उस प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट आपको मिला, उस प्रोडक्ट को प्रॉपर वे में यूटिलाइज करने के लायक बनाना और उसको यूटिलाइज करना। आगे देख रहे हैं हम लोग। अब हमारा आ गया एप्लीकेशंस। बायोटेक्नोलॉजी का बेसिक एप्लीकेशंस जो है वो किस फील्ड में हम लोग देख रहे हैं? देखो, सबसे पहले जो आपको पढ़ना है ना वो एग्रीकल्चर फील्ड में ही पढ़ना है। तो आज का जो हमारा वीडियो होगा वो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको अप टू बीटी कॉटन तक मैं आपको बताऊंगा। ओके, इसके अलावा मैं एक आरएनआई का एक अलग से वीडियो मैं आपको बना दूंगा। काफ़ी अच्छा टॉपिक है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से और इवन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो उसका मैं एक अलग से आपको टॉपिक बना दूंगा, वो होगा
आरएनए स्प्लाइसिंग या आरएनए इंटरफेरेंस के ऊपर। तो चलिए आगे हम लोग बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड में। अब देखिए एग्रीकल्चर फील्ड में इन्हेंसमेंट के लिए 3 बेसिक तरीका अपनाया जाता है। एक है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, जिसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, तो फर्टिलाइजर हो गया, वीडीसाइड्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, है ना, ये सब चीज़ों का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमको एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जो है उसमें इन्हेंसमेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आप देख रहे होंगे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में देखो एक्चुअली में एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर के बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट हैं, इसको इको फ्रेंडली नहीं माना जाता है। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं वो तरीका है जिसके द्वारा हम इको फ्रेंडली सिस्टम पे काम करते हैं। मतलब हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं एज ए पेस्टिसाइड्स और वीडिसाइड्स। हम लोग फर्टिलाइज़र बनाने में भी माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो कि हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल्स हमारे लाइफ के ऊपर न पड़े, है ना। क्योंकि आपको पता है इसका एक, जब आप कोई एग्रो केमिकल्स यूज़ करते हो तो इसका बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसका क्या है, आपने एक टर्म पढ़ा होगा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन आपने टर्म पढ़ा होगा। एक्चुअली में ये टर्म क्या कहता है कि अगर नॉन बायोडेग्रेडेबल, देखो ये सब जितने भी सबस्टांस है ना, फर्टिलाइजर हो, वीडीसाइड्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस माने जाते हैं। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सबस्टांस अगर हमारे लाइफ में यूज होता है, अगर हमारे सराउंडिंग्स में यूज होता है, तो कहीं ना कहीं इसका कंसंट्रेशन टॉप कंज्यूमर में सबसे हाई हो जाता है। दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है। जबकि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में क्या होता है कि जो हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर का यूज़ कर रहे हैं ना, उसके बदले में बायोडिग्रेडेबल मैटर का यूज़ करते हैं। यही मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का। ओके, और लास्ट हम लोग जो देखेंगे दैट इज कॉल्ड जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। एक्चुअली में यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बायोटेक्नोलॉजी का, कि हम लोग एक ऐसा क्रॉप ही तैयार कर देंगे जिसमें हम लोगों को ये सारे चीज़ों का ज़रूरत नहीं पड़े। हम लोग उसका वैरायटी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले इसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट था, तो आपको याद होगा, ये आपने पढ़ा भी होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन लगभग 1960s के करीब में ये लॉन्च किया गया था इंडिया में। और किनके गाइडलाइन में किया गया था, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के, है ना। तो ये जो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे, उन्होंने वो जो सिलेक्ट किया था, वो एरिया जो सिलेक्ट किया था वो क्या था, पंजाब था, हरियाणा था, यूपी, चंडीगढ़, यही सब वो एरिया था जहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन को सबसे पहले लॉन्च किया गया था। एक्चुअली में ग्रीन रेवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या था, इसका कॉन्सेप्ट था मॉडर्न व्यू ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। मॉडर्न व्यू ऑफ एग्रीकल्चर, मेन रूप से इसका यही कॉन्सेप्ट था। मतलब नए टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग एग्रीकल्चर प्रोसेस करते हैं। नए टेक्नोलॉजी कहने का मतलब क्या, नया वैरायटी का क्रॉप इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करना। जैसे इसमें बहुत सारे एग्रो केमिकल्स का भी यूज़ हुआ, बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ हुआ जो अमेरिकन कंट्रीज़ में हो रहा था, है ना। चूँकि नॉर्मन ई बोरलॉग इसके सबसे बड़े, मतलब फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किनको बोला जाता है, नॉर्मन ई बोरलॉग को बोला जाता है ना। जबकि इंडिया में इंडियन फादर बोला जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। तो एम.एस. स्वामीनाथन की गाइडलाइन में वो सारे चीज़ों का यूज़ किया गया इंडिया में, इन क्षेत्रों में, जिसकी वजह से क्या हुआ भाई, तो इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप। अच्छा, इसमें क्या हुआ ना, एक चीज़ और मैं बता दूं, लगभग ट्रिपल रेट जो था, वो हमारा प्रोडक्शन रेट ट्रिपल हो गया था ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। और इसमें बेसिकली देखिए व्हीट, राइस और मेज़ का सिलेक्शन किया गया था। तो मैंने यहाँ पे व्हीट का वैरायटी बता दिया है। व्हीट का वैरायटी क्या था, सोनालिका और कल्याण सोना, जो कि मैक्सिकन वैरायटी से ऑब्टेन किया गया था। उसी तरह से राइस का था जया और पद्मा, जो कि फिलीपींस का वैरायटी था, IR7 उससे किया गया था, IR7 से किया गया था ये। और मेज़ का वैरायटी था जैसे शंकर, है ना, ये मेज़ का वैरायटी था। तो इन सारे वैरायटीज़ का, नए टेक्नोलॉजी का, एग्रो केमिकल्स का यूज़ करके प्रोडक्शन को लगभग ट्रिपल कर दिया गया इंडिया में। जो कि मैनुअल पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्रीकल्चर होता था ना, उसको एक नया
मीन्स मिल गया इस ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। लेकिन इस ग्रीन रेवोल्यूशन के बहुत सारे नुकसान लॉन्ग टर्म में समझ में आने लगे। देखिए, मैंने यहाँ बताया है आपको, बाई प्रॉपर मैनेजमेंट बाई एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न एग्रो बेस्ड टूल्स एग्रोकेमिकल्स प्रोडक्शन इंक्रीज ट्रिपल टू इनिशियल रेट, है ना। मतलब एप्लीकेशंस का यूज़ करके, मॉडर्न एग्रो बेस्ड टूल्स का यूज़ करके, एग्रो केमिकल्स का यूज़ करके लगभग 3 गुना बढ़ा दिया गया प्रोडक्शन रेट को ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा। ओके, लेकिन इसका हार्मफुल इफेक्ट आ गया, और ये काफ़ी वीवीआई है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है बोर्ड में ये क्वेश्चन कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो देखिए, सबसे पहला लिमिटेशन क्या था भाई, ये एक्सपेंसिव मेथड था, क्योंकि इसमें एग्रो केमिकल्स का यूज़ किया जाता था, इसमें मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ किया जाता था, मॉडर्न टूल्स का यूज़ किया जाता था। तो जो इंडिया के जो किसान थे ना, भारत के जो किसान थे, उनके पास इतना ज़्यादा इकोनॉमिकल स्टेटस उनका ठीक नहीं था कि वो ये सारे टूल्स का यूज़ कर सकते थे, है ना। तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेंसिव मेथड था। और क्या, कन्वेंशनल ब्रीडिंग इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। जब आप इसमें जो फसल आप यूज़ करते हो ना, उस फसल को आप कन्वेंशनली ब्रीड नहीं कर सकते हो, मतलब सिंपल तरीके से आप उसको ब्रीडिंग नहीं करवा सकते हो, ये भी प्रॉब्लम था। फोडर का प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि ऐसे जो प्लांट पैदा किए गए थे ना, वो सारे क्या थे, शॉर्ट साइज प्लांट थे, वो ड्वार्फ वैरायटी थे। तो ड्वार्फ वैरायटी थे, तो ऐसे कंडीशन में फोडर का प्रोडक्शन लॉस हो गया। और क्या, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम शुरू हो गया था इससे। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म इफेक्ट था इसका, चूँकि अभी मैंने आपको बताया कि जो एग्रो केमिकल्स यूज़ किए जाते थे इसमें, उस एग्रो केमिकल्स का सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या था, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल था। और नॉन बायोडिग्रेडेबल की वजह से क्या हुआ भाई, तो ये मैंने अभी आपको बताया ना, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से ये क्या करता था, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का उसके, है ना। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से क्या हुआ, हमारे बॉडी के अंदर इसका बहुत ही बैड इफेक्ट होता है, ठीक ना। तो ये सब प्रॉब्लम शुरू हो गया था इसकी वजह से। और क्या, वही मैंने बता दिया, देखिए लॉन्ग टर्म इफेक्ट इज़ नॉट गुड। ओके, तो ये सब प्रॉब्लम होने की वजह से हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन को बहुत अच्छा नहीं माना गया, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बहुत बढ़िया नहीं माना गया। ओके, ये अलग बात था कि उसने ट्रिपल इंक्रीजमेंट कर दिया था फूड प्रोडक्शन को, लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट अवेलेबल थे। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मैंने आपको बताया ना कि वैसे एग्रो केमिकल्स का यूज़ करना जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं ना। देखिए वही है, इन दिस टेक्निक वी यूज़ दोज केमिकल्स इन एग्रीकल्चर विच आर ऑर्गेनिक बेस्ड। ऑर्गेनिक बेस्ड करने का मतलब क्या, बायोडिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल। जब बायोडिग्रेडेबल होगा तो वो क्या होगा, आसानी से एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के द्वारा डिकम्पोज करेगा और मिट्टी में मिल जाएगा, वो है ना, सॉइल में मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं मैन्योर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देखिए यूज़ करते हैं मैन्योर के रूप में। साथ में हम लोग बहुत सारे यूज़ करते हैं, जैसे आपको पता होगा ये माइक्रोब्स यूज़ करते हैं, जो हमको ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या ये ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में इम्पॉर्टेंट माना जाता है। माइक्रोब्स में जैसे क्या, BCA हो गया, स्पाइरुलिन हो गया, ये सब यूज़ करते हैं हम लोग। और क्या, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट ड्यू टू विच हाई यील्ड प्रोडक्शन, है ना। प्लांट में हम लोग नेचुरल सिस्टम का यूज़ करते हैं, प्लांट के नेचुरल सिस्टम को यूज़ करके उसका प्रोडक्शन रेट बढ़ाते हैं, और प्लांट का डिजीज रेसिस्ट प्रॉपर्टी को भी खोजते हैं। एक्चुअली में देखिएगा, हमारे यहाँ हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे ऐसे प्लांट अवेलेबल होते हैं जो कुछ स्पेशल टाइप के प्रॉपर्टीज़ वाले प्लांट होते हैं, जिसमें कंपेरेटिवली पेस्ट का अटैक कम होता है एज कंपेयर टू अदर प्लांट, ऐसा नेचुरली होता है। तो कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, वैसे प्लांट का ग्रोथ करवा सकते हैं। ओके, साथ ही साथ हम लोग क्या इसमें यूज़ करते हैं, तो हम लोग बहुत सारे ये बायो प्रोटेक्शन का भी यूज़ करते हैं। बायो प्रोटेक्शन करने का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो हार्मफुल इंसेक्ट के ऊपर अटैक करते हैं। ओके, तो वैसे इंसेक्ट का हम लोग कल्चराइजेशन करवा करके और अपने खेतों में इसका यूज़ करते हैं, ठीक ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। लेकिन देखिए, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा डिमेरिट ये था कि इसका कोई प्रॉपर वे में एक मैनेजमेंट अवेलेबल नहीं है हमारे यहाँ, है ना। छोटे स्तर पे ये बहुत जगह ये ऐसा किया जा रहा है, लेकिन बहुत बड़े स्तर पे इस पे काम नहीं किया गया है।
इस पर बहुत सारा रिसर्च इवन अभी होना बाकी भी है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इस ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का, मतलब कहीं ना कहीं ये कन्वेंशनल मेथड नहीं था, कहने का ये मतलब होता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो आपके इस बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात है, दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। मतलब हम लोग ऐसे एग्रीकल्चर का बात करते हैं जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, मतलब वो जीन मैनिपुलेशन की वजह से तैयार किया गया क्रॉप है। देखिए वही है, टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर वी यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जिसको हम लोग बोलते हैं जीएमसी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, है ना। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप एक्चुअली में है क्या? एक्चुअली में ये अगर हम लोग ऑर्गेनिज्म में देखें तो हम लोग इसको बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मैंने इसके पिछले वीडियो में आपको कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का कुछ कॉन्सेप्ट दिया है, आप देखिएगा। जो हमारा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का जो लास्ट वीडियो है ना, उसमें मैंने उसका डाटा आपको प्रोवाइड कर दिया। आप जरूर से जरूर उस वीडियो में जा करके और उसके लास्ट टॉपिक को देखिए, है ना। देखिए वीडियो को अगर लास्ट टॉपिक तक आप देखोगे ना तो हर पॉइंट इस वीडियो का इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि मैंने आपको एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट डील किया है। तो आप जरूर से जरूर इसको अंतिम तक देखिए, लास्ट तक जरूर से जरूर इसको देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर रहे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो होता है उसका क्या पर्पस था, मतलब हाँ आखिर हम लोग क्यों जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। अब देखो सबसे पहला इसका पर्पस क्या था कि इसमें टॉलरेंस कैपेसिटी बहुत हाई होती है एबायोटिक स्ट्रेसेस के अगेंस्ट। जैसे फ्लड आ गया, ड्राउट आ गया, तो वो आसानी से ऐसे सिचुएशन में सर्वाइव कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या था? रिड्यूस रिलायंस ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स। एक्चुअली में जो केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रहा था उसके कहीं ना कहीं उसके यूटिलाइजेशन को कम करना। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो होता है ना क्रॉप, उसमें आप क्या कर सकते हो कि केमिकल्स का यूज़ बहुत कम होता है ना। इवन अभी हम लोग इसके बाद एक इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बीटी कॉटन के बारे में, उसमें आप देखोगे ऐसा कुछ हो रहा है। नेक्स्ट क्या? रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस्ट। आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो हार्वेस्टेड क्रॉप, जो क्रॉप को आप स्टोर करते हो ना, उसको बहुत डैमेज करते हैं। चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो ये प्रोटोजोआ हो, या फिर फंगाई हो, या फिर जो इंसेक्ट्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेथड जो है वो इस पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस्ट को रिड्यूस करता है। ओके, और क्या? इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ क्रॉप टू एब्जॉर्ब यूज ऑफ प्रॉपर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है ना। हम लोग क्रॉप को इस तरह से मॉडिफाइड कर देते हैं कि हमने जो उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड किया है ना, वो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर वे में उसको मिले, उसका रिस्पॉन्स, उस क्रॉप का रिस्पॉन्स उस न्यूट्रिएंट्स के लिए अच्छा हो। और क्या भाई? तो इन्हेंसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसके क्रॉप के न्यूट्रिशनल वैल्यू को भी हम बढ़ाते हैं। जैसे आप पढ़िएगा, जैसे एक होता है गोल्डन राइस, है ना। गोल्डन राइस का चर्चा किया गया है इस चैप्टर में तो नहीं, लेकिन आगे के चैप्टर में गोल्डन राइस का चर्चा किया गया है। तो गोल्डन राइस जो होता है ये क्या है? विटामिन ए इनरिच्ड क्रॉप है। इसको हम लोग बायोफोर्टिफिकेशन भी कहते हैं। जब हम किसी पर्टिकुलर टाइप के क्रॉप में उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाते हैं ना, तो उसके लिए हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है बायोफोर्टिफिकेशन। आगे क्या है? कुछ अल्टरनेटिव सोर्स, सम अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इंडस्ट्रीज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फ्यूल, फार्मास्यूटिकल्स, है ना। चूँकि ये सारे जो चीज़ है ना, चाहे वो स्टार्च हो गया, कार्बोहाइड्रेट है, फ्यूल्स के रूप में, फार्मास्यूटिकल्स के रूप में, हम लोग कुछ अल्टरनेटिव सोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रियल फॉर्म में। ओके, तो ये सारे चीज़ों का यूज़ किया जाता है जेनेटिकल मॉडिफिकेशन। ये सारा पर्पस है एक्चुअली में, जिसकी वजह से हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का यूज़ करते हैं। अब चलिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस चैप्टर का चीज़ है वो है बीटी कॉटन। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपको कि व्हाट डू यू मीन बाय बीटी कॉटन। बीटी कॉटन पे आप शॉर्ट नोट्स लिखो, या बीटी कॉटन से रिलेटेड कुछ डेटाज अवेलेबल हैं, वो डाटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं नीट में। तो देखिए सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट बात है, बीटी कहाँ से आया है। देखिए बीटी एक बैक्टीरिया से आया है, उसका नाम है बैसिलस thuringiensis। बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैसिलस thuringiensis। एक्चुअली में ये बैक्टीरिया जो होता है ना, वो कुछ स्पेशल टाइप के इंसेक्ट के लार्वा के अगेंस्ट
कुछ स्पेशल टाइप का प्रोटीन पैदा करता है। देखिए वो सबसे पहले मैंने वो डेटा दे दिया है कि वो कौन सा टाइप का लार्वा है। तो देखिए एक हो गया लेपिडेप्टेरियंस के अगेंस्ट, सिलोप्टेरियंस के अगेंस्ट और डिप्टेरियंस के अगेंस्ट। 3 टाइप के इंसेक्ट के जो वैरायटी है ना उसके अगेंस्ट, उसके लार्वा के अगेंस्ट ये टॉक्सिक सब्सटेंस पैदा करता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। वो कौन सा है भाई? तो लेपिडेप्टेरियंस में आता है टोबैको बर्ड वर्म या आर्मी बॉम्ब, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसी तरह से सिलोप्टेरियंस के लिए आता है बीटल्स और डिप्टेरियंस के लिए आता है फ्लाइज एंड मॉस्किटो। तो स्पेशली आपको ये जरूर से जरूर याद रखिएगा, टोबैको बर्ड बॉम्ब और आर्मी बॉम्ब जो होता है वो बिलोंग करता है लेपिडेप्टेरियंस। ओके, अब देखिए ये बैक्टीरिया क्या करता है। तो बैक्टीरिया एक प्रोटीन क्रिस्टल प्रोड्यूस करता है। उस प्रोटीन क्रिस्टल का नाम है क्राई प्रोटीन। क्या नाम है उसका? क्राई प्रोटीन। अब देखो ये क्राई प्रोटीन जो होता है वो उसके लिए कौन सा जीन उस बैक्टीरिया के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि ये प्रोटीन है। तो प्रोटीन है तो भाई ट्रांसलेशन प्रोसेस के द्वारा ही बना होगा ना ये प्रोटीन। तो ये प्रोटीन जो बनता है बैक्टीरिया के अंदर वो एक स्पेशल टाइप के जीन से बनता है, उसको हम लोग नाम देते हैं क्राइजीन। देखिए क्राइजीन में बहुत अलग अलग टाइप का, डिफरेंट टाइप के क्राइजीन्स डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स में अवेलेबल होते हैं। ओके, तो देखिए ये क्राइजीन जो है वो देखिए एक मैंने बताया है क्राई 1AC, दूसरा हो गया क्राई 2AB। देखो क्राई 1AC और क्राई 2AB जो है ना वो आपको कॉटन बॉलवर्म के लिए है। किसके लिए है? कॉटन बॉलवर्म के लिए। यही आपको याद रखना है, ये इन बातों को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में इन सारे डाटा जो अवेलेबल है ना, इन सारे डेटा से आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं और बनते भी हैं। उसी तरह से क्राई 1AB जो आप देख रहे हो ये किसके लिए है? तो कॉर्न बोरर के लिए है। क्राई 1AB किसके लिए है? तो कॉर्न बोरर के लिए है। अब देखिए ये काम कैसे करता है। देखिए क्या है भाई, तो एक्शन ऑफ क्राई प्रोटीन मैंने बताया है। अब देखो ये कैसा प्रोटीन है? तो इंसेक्टिसिडल प्रोटोटॉक्सिन है ना, इंसेक्टिसिडल प्रोटॉक्सिन है ये। इंसेक्टिसिडल प्रोटॉक्सिन कहने का मतलब ये इंसेक्ट को किल करने वाला एक प्रोटॉक्सिन है। प्रोटॉक्सिन मतलब क्या होता है? ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है जब ये बैक्टीरिया के अंदर है। जब बैक्टीरिया ग्रो करता है ना तो उसके ग्रोथ के स्टेज में ये प्रोटीन पैदा होता है जो एक टाइप का प्रो प्रोटीन है जो इनएक्टिव स्टेट में है। ओके, अब देखो ये एक्टिवेट हो जाता है कैसे भाई? तो अल्कलाइन मीडियम में, अल्कलाइन पीएच ऑफ गट ऑफ लार्वी ऑफ द इंसेक्ट। जब एक लार्वी, जब लेपिडेप्टेरियंस हो या सिलोप्टेरियंस हो या फिर डिप्टेरियंस हो, इसके लार्वी जब इस पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन को अपने बॉडी के अंदर इंटेक करते हैं, खाते हैं जब इसको, तो क्या होता है? एक्चुअली में अल्कलाइन मीडियम की वजह से ये प्रोटीन, ये अल्कलाइन मीडियम कहाँ मिलेगा? उस लार्वी के गट में मिलेगा, उसके एलिमेंट्री कैनाल में मिलेगा। इस अल्कलाइन मीडियम की वजह से ये जो इनएक्टिव प्रोटीन है ना वो एक्टिव हो जाता है। ये इनएक्टिव प्रोटीन क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। तो इनएक्टिव प्रोटीन एक्टिव हो जाता है तो वो सोलेबलाइज कर जाता है। पहले वो क्रिस्टल के फॉर्म में था, वो सोलेबलाइज कर जाता है और बाइंड कर जाता है मिड गट के एपिथेलियल सेल से। और मिड गट के एपिथेलियल सेल से जब ये बाइंड कर जाता है ना तो इसकी वजह से सेल में स्वेलिंग काउज करता है और लाइसिस काउज करता है और पोरेशन काउज करता है। एक्चुअली में मिड गट के एपिथेलियल सेल में पोर क्रिएट कर देता है ये। और जब पोर क्रिएट कर जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा? लार्वल स्टेज ऑफ इंसेक्ट डिस्ट्रॉय इटसेल्फ एंड प्लांट प्रोटेक्टेड बाय द पर्टिकुलर पेस्ट, है ना। प्लांट जो होता है प्रोटेक्ट कर जाता है। ये करते हैं हम लोग कैसे हैं? तो हम लोग क्या करते हैं? बाय द मेथड ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड बाय द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन हम लोग क्या करते हैं? इस पर्टिकुलर जीन सीक्वेंस को हम लोग प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो प्लांट के अंदर जब इस पर्टिकुलर जीन सीक्वेंस को इंट्रोड्यूस कीजिएगा तो क्या होगा? वो प्लांट के सेलुलर लेवल में आ गया। अब प्लांट के सेलुलर लेवल में जब आ जाएगा तो क्या होगा? जब इंसेक्ट उस प्लांट को खाएगा, जब लार्वल स्टेज, देखो लार्वल स्टेज मोस्ट फीडिंग स्टेज होता है ये सारे इंसेक्ट के, तो लार्वल स्टेज जब उस प्लांट के लीफ को या कुछ अदर पार्ट्स को खाएगा तो ये प्रोटीन जो होगा उसके बॉडी में जाकर के एक्टिव हो जाएगा, है ना।
और प्रोटीन जब उसके बॉडी में एक्टिव हो जाएगा तो क्या होगा, वो पर्टिकुलर टाइप के इंसेक्ट इससे अपने आप खुद ब खुद उसकी वजह से डेथ कर जाएंगे और इस तरह से प्लांट सेल्फ प्रोटेक्टेड हो जाएगा। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका लिमिटेशन क्या है। देखिए लिमिटेशन क्या है भाई, तो ये ट्रांसफर जीन बाय पॉलन ग्रेन्स एक्चुअली में क्या हो सकता है कि जब ये प्लांट मॉडिफाइड कर जाएगा तो अपने जीन को पॉलन ग्रेन्स के थ्रू ट्रांसफर भी कर सकता है दूसरे वैरायटीज़ में। ओके, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कि बाकी दूसरे प्लांट में भी ऐसा कुछ कर देगा वो, और जो हर प्लांट के लिए मैंने बताया ना कि डिफरेंट टाइप के प्लांट के लिए या डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट के लिए ये काम नहीं कर सकता है। और क्या, ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी काउज कर सकता है, चूँकि ये कहीं ना कहीं अल्कलाइन मीडियम में, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी में भी तो अल्कलाइन मीडियम अवेलेबल है। तो ऐसे कंडीशन में जब एक बैक्टीरिया, जब एक इंसेक्ट के अल्कलाइन मीडियम में ये काम कर सकता है तो हमारे बॉडी में भी काम कर सकता है। तो इसीलिए बीटी कॉटन तो फेमस हुआ, लेकिन बीटी ब्रिंजल हो गया या बीटी से रिलेटेड और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स थे वो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हो पाए, वजह यही था इसका। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने समझ लिया बीटी के बारे में, बीटी कॉटन के बारे में। और बीटी कॉटन फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट था जो इंडिया में लॉन्च किया गया था, मैंने बताया है इसके पिछले वीडियो में। तो इस तरह से यहाँ तक ये वीडियो फिनिश हो रहा है। मुझे आशा है कि आपको ये सारा टॉपिक बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आप एनसीईआरटी को लाइन बाई लाइन जा कर के पढ़िए और कोशिश कीजिए इस सारे टॉपिक को रिवाइज करने का वीडियो के द्वारा। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और खुद से नोट्स बना करके ज़रूर से ज़रूर पढ़िए इसको। और जो नीट वाले जो बच्चे हैं वो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को देख करके आप रिवाइज़ कर सकते हैं और उस टॉपिक को जिसको आपने मेमोराइज़ किया है उसको आप रिवाइज़ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे बने रहने के लिए।